हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सब लोग। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियोस में करवा रहा हूँ, सेम टू सेम इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप कर आएगा। फिर आप बैठ के तमाशा देखते रहना, फिर आप क्लास में बैठ कर यही काउंट करते रहना कि क्लास में कितनी बेंचेस पड़ी हैं, पंखा ठीक लगाया या नहीं लगाया, कहीं गिरने वाला तो नहीं है। ऐसे बैठ के बस यही सारी चीज़ें सोचते रहना, अगर साथ ही साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, है ना। चलिए, मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, नेम टू मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, डिस्क्राइब कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर, उनको बताना है कौन सी है ना। दो मेजर फाइबर क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है और उनसे रिलेटेड कंडीशंस बतानी है कि उनको उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए किन कंडीशंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो दो क्रॉप आपको देखने को मिलती हैं वो कॉटन और जूट होती हैं। ठीक है भाई, इसमें मैंने पहला पॉइंट लिया है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉटन ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो एरियाज आते हैं, ठीक है, वहां पर कॉटन को ग्रो किया जाता है। जूट को हम यहाँ पर गंगा डेल्टा जो होते हैं वहां पर ग्रो करते हैं। ठीक है, गैंजेस डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ये समझेंगे कि कॉटन को ग्रो करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कॉटन को ग्रो करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पर हमें चाहिए रहता है। ठीक है, एंड जूट को ग्रो करने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। मतलब अच्छी खासी गर्मी पड़नी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इसमें रेनफॉल कितनी चाहिए। यहाँ पर 50 टू 100 सेंटीमीटर की आपको रेनफॉल की ज़रूरत होती है और यहाँ पर 120 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि 80 टू 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए उस एरिया के अंदर। ठीक है भाई, और यहाँ पर कॉटन में अगर हम देखें एक बात, तो यहाँ पर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए रहते हैं कॉटन को उगाने के लिए। फ्रॉस्ट फ्री डेज, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यह समझते हैं कि जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, है ना। जो ब्लैक सॉइल है कॉटन को ग्रो करने के लिए बेस्ट मानी जाती है और ये आपकी डेक्कन और मालवा प्लेट्यूज में ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो सॉइल है वो आपकी लोमी एलिवियल सॉइल है। तो गंगा प्लेन्स या गंगा जो डेल्टा है वहां पर आपको एलिवियल सॉइल देखने को मिलती है, जिसको हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जो जल के साथ बहकर चली आती है। ठीक है भाई, पानी के साथ जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उसको हम एलिवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे प्रोड्यूसर स्टेट कौन से हैं, कॉटन को उगाने वाले स्टेट्स कौन से हैं। तो हम यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। और भी हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, इनको लिख देंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर स्टेट है आपके वेस्ट बंगाल, जूट वेस्ट बंगाल उगाता है, आसाम में ग्रो करी जाती है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में जूट का कल्टीवेशन या फिर हम देखते हैं कि जूट को ग्रो किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ कंडीशन है जो कॉटन और जूट को ग्रो करने के लिए जरूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं। इनके बिना आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, 5 मार्क्स में इसका बनने का पूरा पूरा चांसेस है। डिफरेंशिएट की फॉर्म में ही ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो फिर से ये इसी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। दो फाइबर क्रॉप हैं कॉटन एंड जूट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, डिस्क्राइब 5 फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसके 5 फीचर्स के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस फार्मर एंड हिज फैमिली रेज क्रॉप्स फॉर होम कंजम्पशन। जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही फार्मिंग करते हैं, ना। जैसे कि आप, हम और आप सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। क्यों कि बहुत सारे जो लोग हैं ना
वो अपने घर में ही खेती करते हैं, खुद के ही लोग उनके होते हैं और अपने ही खाने के लिए वो खेत उतना ही अनाज उगाते हैं जितना उन्हें ज़रूरत होती है। ठीक है भाई? एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो फार्मर्स होते हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही इसमें फार्मिंग करते हैं। ठीक है? दूसरा, इट इज प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। ठीक है? जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है। प्रिमिटिव टूल से मतलब यहाँ पर क्या है, एक होता है हो मतलब कुदाल। जैसे आपने फावड़ा देखा होगा तो फावड़ा का ही एक छोटा वर्जन बोल सकते हैं, इसी उसी की शेप का एक ये टूल होता है, उसको हम कुदाल बोलते हैं हिंदी में, या हो। दूसरा होता है डाव, है ना, ये खुरपी जैसा होता है, जैसे किसी बच्चे ने खुरपी देखी होगी ना ऐसा, जैसे कि आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें हम मिट्टी को खोदने के लिए यूज करते हैं, तो खुरपी जो होती है ना उसी टाइप का ये होता है। तीसरा आपका डिगिंग स्टिक है ना, तो मिट्टी को खोदने के लिए कुछ स्टिक्स टाइप का यूज करते थे। मतलब यहाँ पर कोई ज्यादा मॉडर्न टूल्स नहीं होते थे, जो प्रिमिटिव टूल्स उनके घर पर जो अवेलेबल है उसी को यूज करके यहाँ पर खेती कर ली जाती थी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, primitive subsistence farming totally depends on monsoon and natural fertility of soil। ठीक है? तो जो primitive subsistence farming है वो टोटली डिपेंड होती है मॉनसून पर, यानी कि जब नेचुरल बारिश होगी उस पर डिपेंड करती है, और जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की, है ना, जो खुद से ही जो उसकी फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है? तो तीसरी बात हमने ये समझ ली कि ये मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं, इट इज डन ऑन स्मॉल एरियाज ऑफ लैंड विद इंटेंसिव लेबर। ठीक है? तो अगला पॉइंट हमें ये समझ में आता है कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो स्मॉल एरिया पर की जाती है। ठीक है? विद इंटेंसिव लेबर, मतलब बहुत कम लेबर इसमें यूज करी जाती है, 1-2 पर्सन ही इसमें होता है जो हेल्प के लिए लगाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, इट इज प्रैक्टिस एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना। जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? क्यों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से मीनिंग यहाँ पर क्या है, पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जैसे कोई जगह पड़ी हुई है, ऐसे ही खाली जगह पड़ी हुई है, उसमें थोड़ा सा एरिया उसका साफ करके क्लियर करके उस जगह को क्या करते थे, उस जगह पर अनाज उगा लेते थे, फिर उसको अपने यूज में ले लेते थे। ठीक है? और फिर उसको वहीं की वहीं वैसा का वैसा पड़ा छोड़कर दूसरी जगह फिर लैंड को साफ करते थे और वहां पर अनाज उगाने का काम करते थे। ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, मतलब पैच ऑफ लैंड आप क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और उसके बाद उस पर अनाज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, फिर उसको अपने कंजम्पशन पर ले लेते हैं, और फिर जो उधर जो भी घास फूस बच जाती है उसमें आग लगाकर फिर दूसरी जगह पर आप शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है? तो इसे लास्ट पॉइंट इसमें समझते हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एंड नो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, इनकी जो लैंड होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता। तो जब सॉइल के अंदर किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजर नहीं डलेगा तो उसमें प्रोडक्टिविटी कहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है? सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फीचर्स आपको इसमें बताने थे। मैंने यहाँ पर आपको 4-5 पॉइंट लेकर समझा दिया है। अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के पूरे चांस रहते हैं एग्जाम में। ठीक है? इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल फॉर अकोमोडेशन, है ना। यहाँ पर आपको बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन के कुछ खास एलिमेंट्स बताने हैं कि किस वजह से बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन सक्सेसफुल हो पाया। हम यहाँ पर उन खास पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है? चलिए, और इसको समझने के बाद खत्म करते हैं। ठीक है? और आज इसको समझने के बाद अब आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। समझिए, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, दो द डच वर इन मेजोरिटी इन कंट्री, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज इसमें समझे, कि जो कंट्री थी, बेल्जियम जो कंट्री थी उसके अंदर डच पीपल जो थे वो मेजोरिटी में थे, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा थी। इसके बावजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। मतलब ऐसा नहीं किया गया कि डच लोगों को ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू दी गई हो, बराबर का दोनों को बराबर यहाँ पर रखा गया, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट इनमें अराइज ना हो पाए। ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा हम यहाँ समझते हैं, बेल्जियम वॉज डिक्लेयर्ड फेडरल स्टेट, इंपॉर्टेंट पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। जो बेल्जियम था उसने अपने आप को फेडरल स्टेट यहाँ पर अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको स्पेशल या इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई, है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्ट एज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स दे दी गई हैं तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल की सबऑर्डिनेट के रूप में काम नहीं कर रही थी। मतलब एक तरीके से वो खुद अपने डिसीजन लेने का यहाँ पर काम कर रही थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए बाउंड नहीं थी, मतलब सबऑर्डिनेट नहीं थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझ जाएंगे, कैपिटल सिटी ब्रजल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। जो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी ब्रजल्स, उसमें उनकी खुद की सेपरेट गवर्नमेंट थी, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच जो थे वो मेजोरिटी में थे। तो क्या इससे क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझते हैं। फ्रेंच मेजोरिटी में होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या था, दे एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्यों, अब ऐसा क्यों है, अगले पॉइंट में समझेंगे। दिस इज बिकॉज डच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये ऐसा क्यों हो पाया कि ब्रजल्स जो सिटी थी, जो कैपिटल सिटी थी ब्रजल्स बेल्जियम की, उसमें सेपरेट गवर्नमेंट थी और वहां पर जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग या फ्रेंच पीपल ज्यादा होने के बावजूद वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो कंट्री है बेल्जियम, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में डच मेजोरिटी में थे। मतलब जो बेल्जियम कंट्री है उसके अंदर डच मेजोरिटी में होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच पीपल को भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिली जितनी डच पीपल को मिली। इसी वजह से यहाँ पर हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ब्राजील सिटी के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट वर इलेक्टेड बाय डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो जो बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया और उसको इलेक्ट करने के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल सब लोगों को साथ में लिया गया। ऐसा नहीं है कि डच पीपल को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है या जर्मन स्पीकिंग लोगों को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। अगर ऐसा करते तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं ना, मार धाड़ होना शुरू हो जाती है ना, दंगे होना शुरू हो जाते। तो ऐसा नहीं किया, सबको साथ में लेकर चले, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। फिर जब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट ने क्या किया वो यहाँ समझते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट लुक्ड आफ्टर एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इश्यूज। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर जो एजुकेशनल से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक इश्यूज से रिलेटेड और कल्चरल इश्यूज से रिलेटेड चीजों को देख रही थी, देखने का काम कर रही थी। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उनको रिजॉल्व करने का काम कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छे से कर रही थी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बेल्जियम मॉडल फॉर अकोमोडेशन, है ना। तो अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक कहो चाहे क्वेश्चन कहो, जैसे आप इसको कह सकें। ठीक है। 5 मार्क्स में अगर आएगा तो इसको आप बड़े अच्छे से अब हैंडल करने के लिए तैयार हो गए हो। ठीक है भाई। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर वीडियोज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोज को लाइक कर दिया करो, या आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है। अच्छी लग रही है तो शेयर कर दिया करो, दूसरे बच्चों का ही भला हो जाएगा आपके साथ साथ। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा पहली बार देख रहा है वीडियो को, पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है। ताकि आपको डायरेक्टली हमारी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।